अम्ल क्षार एवं लवण में आज का टॉपिक है हमारा कि सॉल्ट्स क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लवण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक्चुअली लवण के बारे में जब एसिड बेस हम स्टार्ट किए थे उसी टाइम में थोड़ा बहुत तो लवण के बारे में हमको नॉलेज हो ही गया था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर लवण के बारे में जानना चाहते हैं। तो लवण जो होता है ना, एक्चुअली अम्ल और क्षारक एसिड एंड बेस की अपक्रिया जब कराते हैं ना तो लवण बनता है। और लवण के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो लवण कैसे प्राप्त करते हैं? अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया कराने से लवण एवं जल बनता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो ही लवण बनता है, और चीजों को भी अपक्रिया कराने से लवण या साल्ट बनता है। लेकिन मुख्यतः हमें ये याद रखना डिफिनीशन में कि साल्ट कैसे बनता है। तो अम्ल और क्षारक की अपक्रिया, एसिड एंड बेस की अपक्रिया हम आपस में कराते हैं तो उस स्थिति में दो प्रोडक्ट बनता है। एक को हम लवण कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे HCl एसिड हो गया और NaOH कौन सी हो गया, बेस हो गया। ये हो गया अम्ल, ये कौन सी हो गया, क्षार। क्षारक और क्षार में अंतर होता है, बताए थे ना, क्षारक और क्षार में अंतर होता है। क्षारक का मतलब होता है, जो प्रॉपर्टी बताए थे कि जो भी पदार्थ जिसको जो स्वाद में कड़वा लगे, जल में घुलाने पर OH माइनस आयन में टूट जाए और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, वो टोटल के टोटल जो होता है ना, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्षार किसको कहते हैं? तो क्षारक का क्षार में यही अंतर होता है कि वो यदि कोई क्षारक है और उसको जल में घुलाया जाता है, जल में घुलाया जाता है, अब पूर्ण रूप से वो OH माइनस आयन में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। याद रहेगा ना, कोई क्षारक, किसी क्षारक को यदि हम जल में घुलाते हैं और पूर्ण रूप से यदि वो OH माइनस आयन में टूट जाता है, जैसे आपने क्षारक का 100 ठो कोण आपने डाला तो स्वाभाविक OH माइनस आयन में टूटेगा। तो उसमें से अधिकतर 90 प्लस कण जो है ना, OH माइनस आयन में अधिक टूट जाते हैं। इसका मतलब उस क्षारक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। याद रहेगा ना। तो जितने क्षार होते हैं वो सब क्षारक हो सकते हैं, लेकिन टोटल क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टोटल क्षारक जो होता है ना, उसको यदि हम पानी में, जल में यदि घुलाते हैं तो पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में नहीं टूटते हैं। कोई 50% टूटेगा, कोई 40% उसमें से OH माइनस अलग होगा। इसका मतलब उसको हम क्षार नहीं कहेंगे। जो लगभग लगभग पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। तो जनरली हम लोग बोलचाल में कभी क्षार भी बोल देते हैं, कभी क्षारक भी बोल देते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो लवण कैसे प्राप्त किया जाता है? अम्ल और क्षारक की अपक्रिया कराया जाता है तो हमारा लवण साल्ट क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, HCl की अपक्रिया NaOH, तो ये एसिड है, कौन सी है, बेस है। इसे अपक्रिया कराने पर दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है NaCl और दूसरा क्या बनता है, H2O। तो H2O तो जानते हैं कि जल होता है, तो ये पहला प्रोडक्ट जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, लवण हो जाएगा। उसी तरह से देख लो यहाँ पर, ये वाला धातु का ऑक्साइड हो गया, और धातु के ऑक्साइड से हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं। ये तो डायरेक्टली इसको हम क्षार नहीं बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, धातु का ऑक्साइड। लेकिन फिर भी एसिड से रिएक्शन करके देखो ये जल बना, तो स्वाभाविक है ये क्या होगा, लवण होगा। क्योंकि देखो, लवण, जल और जल बने और एक दूसरा जो भी प्रोडक्ट बने, इसका मतलब वो जो होगा वो क्या होगा, लवण होगा, साल्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड की अपक्रिया हम एसिड से कराते हैं तो जल बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है CuSO4। तो स्वाभाविक है CuSO4 कौन सी होगा, लवण होगा। क्या होगा, लवण होगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो हम एसिड बेस कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये दूसरा प्रोडक्ट जिसे रिएक्शन कर रहा है वो कौन सी है, H2SO4 है। H2SO4 है, मतलब ये एसिड हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, धातु के कार्बोनेट हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है, H2O, ये क्या बन गया, CO2।
तो स्वाभाविक है ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, साल्ट होगा, मतलब लवण है। कौन सी है, लवण है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एसिड, इसका मतलब स्वाभाविक है ये एसिड है तो ये बेसिक नेचर का होगा, ये एसिड है तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर का, क्योंकि दोनों का क्रिया में लवण और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है। इसीलिए आपको हम बताए थे कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, किस प्रवृत्ति को होते हैं, किस प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति को होते हैं, बेसिक नेचर को होते हैं। इसके पहले वाले क्लास में समझाए थे ना, बेसिक नेचर के होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट भी किस नेचर के हैं, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति के, बेसिक नेचर के हैं। तो ही तो एसिड से रिएक्शन करके लवण बन रहा है, तो ही क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। तो लवण कैसे बनता है समझ में आ गया, एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल बनता है। अब लवण जो होते हैं ना, ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना जो ऑब्जेक्टिव में आपका देता है। लवण जो होते हैं वो प्राय ठोस आयनिक यौगिक होते हैं। लवण जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो प्राय सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये आयनिक यौगिक होता है। आयनिक का मतलब होता है जैसे ये NaCl हो गया, तो NaCl, तो इसको अलग करोगे ना तो ये हो जाएगा Na+Cl माइनस, मतलब सोडियम पर प्लस आयन होता है और क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस आयन होता है। मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दिया रहता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ रहता है। तो देने वाला धन आयन और लेने वाला ऋण आयन, ऋण आयन इसको ऊपर में होता है नहीं। तो Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये 10 इलेक्ट्रॉन अपना मतलब अष्टक पूरा कर लेता है। और क्लोरीन 17, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास घटा रहता है अक्रिय गैस का जैसा होने के लिए। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके घाटा रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसीलिए इसको दे देता है। इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। इस तरह से एक कंपाउंड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। तो जो देता है उसके ऊपर कौन सा आवेश, निगेटिव, हाँ धन पॉजिटिव, मतलब धन आयन, ये क्या हो जाता है, ऋण आयन। इसीलिए इसको आयनिक यौगिक बोला जाता है। कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक बोला जाता है। ठीक है, डिटेल्स में हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पर आयनिक यौगिक क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर इसके गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं। ऊंच होने का मतलब हो गया कि इसके बीच जो बॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो कंपाउंड बनते हैं ना, तो उसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है, बीच का क्या होता है, जैसे Na हो गया Cl, दोनों के बीच जो है ना एक बल काम करता है, उस बल को हम लोग कहते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो जिसके बीच जो बॉन्ड होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मतलब इसको तोड़ना, अलग करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस बल, तो इसको अलग करने, इसीलिए इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसका क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। कौन सी हो जाता है, ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर इसको हम देंगे ना, ज्यादा गर्म करेंगे तब जाकर के Na+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। क्योंकि इसको बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मतलब क्या हो जाएगा, इसका गलनांक क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक कौन सी हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा। अरे सर में फिर कह रहा इसका पीएच मान क्या होता है, 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। एक्चुअली लवण का पीएच मान जो होता है ना 7 होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। 7 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 7 से थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपका अम्ल और क्षार जो है ना किस नेचर का है। जो एसिड और बेस आप मिला रहे हैं जिससे लवण बनता है ना, इसके ऊपर निर्भर करता है कि लवण जो अम्ल है आपका वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, जो आपका क्षार है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जस्ट इसका आगे हम उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका पीएच मान जो होता है ना 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपसे कोई कहे कि साल्ट का पीएच मान जो होता है कितना होता है, तो आप रटे हुए 7, लेकिन एक्चुअली ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर कुछ डायग्राम देख रहे हैं कि साल्ट जनरली हम लोग नमक को बोलते हैं, साधारण नमक, ये वाला, ये साधारण नमक हो गया।
तो साल्ट ज्यादा यूज जो है ना हम लोग इसी नमक का यूज करते हैं, और इस नमक से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये नमक हो गया है कि नहीं, और जिसको हम लोग खाना बनाने वगैरह में यूज करते हैं, तो इसको हम लोग साधारण लवण बोलते हैं। तो साधारण लवण से हमारा मतलब होता है NaCl से, जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, खाने में करते हैं। जो खाना में हम लोग नमक डालते हैं उसको कौन सा नमक बोल जाता है, साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी जैसे हमने कहा कि साल्ट जो होते हैं उसका पीएच मान 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं 7 कब होगा, 7 से कम कब होगा, 7 से ज्यादा कब होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, यदि अम्ल और क्षार दोनों ही स्ट्रांग हो, यदि प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, तो दोनों की क्रिया कराने से जो लवण बनेगा ना वो बिल्कुल उदासीन होगा, और उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अब बताओ जो किसी लवण का पीएच मान 7 कब होता है, जब अम्ल, चूंकि अम्ल और क्षार के रिएक्शन से ही लवण बनता है, तो अम्ल भी स्ट्रांग हो और क्षार भी स्ट्रांग हो, और दोनों के रिएक्शन जब कराओगे तो उस स्थिति में जो आपका लवण बनेगा वो क्या होगा, वो उदासीन होगा, मतलब उसका पीएच मान बिल्कुल क्या होगा, 7 होगा। जैसे HCl और NaOH दोनों स्ट्रांग होता है, तो दोनों की अब क्रिया हम कराते हैं ना, तो इस स्थिति में हमारा बन जाता है NaCl, क्या बन जाता है, NaCl। इसका मतलब इस NaCl का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रांग है, दोनों प्रबल है, दोनों कौन सी है, प्रबल है। ये प्रबल अम्ल हो गया, ये प्रबल कौन सी हो गया, क्षारक हो गया। तो दोनों का क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है इसलिए होगा। अब यहाँ पर देखो, यदि अम्ल और क्षार में अम्ल प्रबल हो और क्षारक जो है दुर्बल हो, अम्ल जो है, अम्ल जो है वो प्रबल हो यहाँ पर, और क्षारक कौन सी हो, दुर्बल हो यहाँ पर, तो इस स्थिति में लवण तो बनेगा, लेकिन वो लवण जो होगा ना अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, हल्का सा वो एसिड नेचर का हो जाएगा। तो स्वाभाविक उसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यदि अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, बेस क्या चीज है, स्ट्रांग है, तो इस स्थिति में लवण बनेगा, लेकिन वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब फिर उसका मान क्या हो जाएगा, पीएच मान जो होगा 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखो, यदि दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षारक भी है, मतलब वीक जो है एसिड है और वीक क्षारक है, तो इस स्थिति में लवण बनेगा, लेकिन वो भी क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि याद इसको कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का आसान तरीका है, परवल परवल मिलकर के क्या बनेगा, लवण बनेगा, लेकिन उदासीन हो जाएगा। अब एक परवल हो और दूसरा दुर्बल हो, तो जो परवल होगा, जो परवल होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर परवल अम्ल है और दुर्बल कौन सी है, इसका मतलब लवण जो बनेगा वो अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल कौन सी है, स्ट्रॉन्ग है। अम्ल का चीज है, इसीलिए इसके अंदर अम्लीयता का गुण आ जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, जो लवण होगा क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। और यदि क्षार जो है वो प्रबल है और अम्ल कौन सी है, दुर्बल है, तो जो बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और दोनों ही वीक है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, दोनों ही वीक है तो क्षारीय प्रवृत्ति। और यदि दोनों स्ट्रांग है तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन में पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। तो एक अम्ल मतलब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, तो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय हो जाएगा। यदि प्रबल क्षारक है तो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। तब तो क्लियर हो गया कि पीएच मान जो होता है लवण का हमेशा 7 नहीं होता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से भी। ठीक है, अब आज जनरली इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा ना, वो फोकस होगा हमारा साधारण नमक पर। ठीक है, अब तो जान गए कि नमक साल्ट जो होता है, लवण बहुत प्रकार के होते हैं।
जैसे देखो यहाँ पर जितना हम लोग देखे यहाँ पर ये सब कौन सी है, लवण ही है ना। ये भी सॉल्ट्स है, ये भी सॉल्ट्स है, ये भी सॉल्ट्स है, बहुत सारा सॉल्ट, सॉल्ट्स का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन हमें सभी सॉल्ट्स के बारे में, सभी लवण के बारे में चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे किस पे फोकस करेंगे, साधारण नमक पर फोकस करेंगे, साधारण नमक, ठीक है, जो कि एक लवण है। और जो परवल अम्ल और परवल क्षारक को मिलाने से क्या होता है, बनता है। तो साधारण नमक कैसे प्राप्त होता है जी, HCl और NaOH के रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। और इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो साधारण नमक होता है जिसका यूज हम बहुत करते हैं, मतलब लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है, खाना खाने में, जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो अरबों लोगों को इस नमक की आवश्यकता है। तो सवाल है कि उतना नमक आएगा कहाँ, लैब में बनाएंगे तो पॉसिबल है, नहीं है लैब में पॉसिबल। ये अरबों लोगों को सप्लाई करना है नमक, हर आदमी को नमक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से आएगा इतना नमक, लैब में तो पॉसिबल है नहीं। तो इस नमक को मुख्यतः हम प्राप्त करते हैं समुद्री जल से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और नमक जो होता है, जो हमारी संस्था होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर एक संस्था होता है जिसको हम बोलते हैं FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिसीजन करता है कि हमें खाने में या फूड के बारे में ये कितना क्या क्या चीज लेना चाहिए, वो हमें एडवाइस देता है कि नहीं, कितना लीजिएगा तो आपको फायदा करेगा, कितना लीजिएगा तो आपको क्या करेगा, घाटा करेगा। तो हमें पर डे जो है ना, हमें पर डे जो है ना खाने में अपना 10 ग्राम नमक को लेना चाहिए। कितना नमक लेना चाहिए, ये संस्था हमें बताता है कि आपके बॉडी के लिए नमक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए, पर डे आपको 10 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, जो आपके बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जनरली लोग जो है, खास करके इंडिया में जो है ना, 10 का लगभग इसके डबल ट्रिपल गुना इससे ज्यादा लोग लेते हैं। 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम तक हम लोग नमक को पहुंचा देते हैं। नहीं, अरे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, लाओ नमक ला करके डाल दे इसमें, नमक क्या करो, डाल दे इसमें। तो नमक जो होता है ना, ज्यादा नमक जो होता है ना, बहुत हानि करता है, बहुत क्या करता है, हानि। नमक मतलब हमको पर डे लगभग 10-12 ग्राम तक रहेगा तो क्या होगा, चलेगा। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा हमारा ये संस्था बतलाता है। तो चलो, इसमें अब देखो समुद्री जल से प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्यतः अशुद्ध, जो समुद्री जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं ना, उसमें बहुत सारा अशुद्धियां होती है। तो उसमें एक अशुद्धि होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको याद रखना। जो हम लोग समुद्र से जो नमक प्राप्त करते हैं ना, उस नमक में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। उस अशुद्धि में एक अशुद्धि वैसा होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये अशुद्धि जो होता है ना, उस नमक से नहीं हट पाता है। बाकी अशुद्धियां तो उसे हट जाती है, लेकिन ये अशुद्धि जो होता है ना, ये नहीं हट पाता है, जो हमारे नमक के साथ में मिला हुआ रहता है। और ये इसी अशुद्धि के कारण जो होता है, जब नमक को हम लोग खुला में छोड़ देते हैं तो हमारा नमक पिघल जाता है। देखते हो ना, नमक को हम लोग खुला में छोड़ देते हैं, नमक क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो नमक पिघलता क्यों है, इसी अशुद्धि के कारण होता है। इस अशुद्धि के अंदर एक कैपेसिटी होता है, एक क्षमता होता है कि जैसे इसको हम लोग खुला में छोड़ते हैं ना, तो ये नमी को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद से पिघलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। MgCl2 क्या करता है, जो वायुमंडल में जो नमी होता है, उस नमी को अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते हमारा नमक क्या हो जाता है, पिघलना चालू हो जाता है, पिघलना चालू हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पर एक और पॉइंट है, कुछ जगहों पर ये लाल भूरे रंग के रूप में पाया जाता है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का नाम आपने सुना होगा, नहीं, सेंधा नमक का नाम आपने सुना होगा। और जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं,
ये हो गया नमक जो है ना कुछ समुद्र से इस तरह से तैयार किया जाता है। जैसे समुद्र हो गया और समुद्र का पानी जो है आप जानते हैं कि उसमें ऐसे ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहता है, ऐसे ऐसे लहरें उसमें चलती रहती है। तो जगह जगह जो है ना इस तरह का बांध बना दिया जाता है समुद्र के किनारे, इस तरह से जगह जगह खेत के जैसा जो है ऐसे करके प्लॉटिंग करके और बांध बना दिया जाता है। तो जब समुद्र का पानी जब जाता है ना वेव बन करके मतलब ऐसे ऐसे करके जब जाता है, अब जब बैक होता है ना तो उसका जो झाग होता है ना वो इसी में क्या हो जाता है रह जाता है, इसी में क्या हो जाता है रह जाता है। और इस तरह से बाकी पानी तो निकल जाता है लेकिन झाग वगैरह जो है मतलब नमक वाला ज्यादा अंश जो होता है ना इसी में आपका फंस करके रह जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर क्या किया जाता है कि नमक को जो है यहाँ से जो कैसे कैसे करके यहाँ पर निकाला है। अब पानी थोड़ा देर के लिए रह जाता है ना तो नमक जो होता है ना जमना मतलब कुछ इस तरह के कि पानी कुछ अलग हो जाता है, नमक क्या हो जाता है कुछ अलग हो जाता है। इस तरह से इसको इस तरह से करके इसको अलग करके इस तरह से इसको बना दिया जाता है, ढेरी के रूप में इसको क्या किया जाता है बना दिया जाता है। और यहाँ से फैक्ट्री में क्या किया जाता है भेज दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ होगा, बहुत सारा अशुद्धि होगा। तो इसको अशुद्धि को दूर करने के लिए फैक्ट्री में पैकिंग करके फैक्ट्री में क्या किया जाता है भेज दिया जाता है। और वहां पर जब जाता है तो इसको कई तरह के केमिकल डाल करके उस अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो एक अशुद्धि होता है MgCl2 जो उसके अंदर रह जाता है, उसके अंदर क्या होता रह जाता है। इसीलिए जब भी नमक लो तो क्या होना चाहिए एक ब्रांडेड नमक लेना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड नमक में जो होता है ना अशुद्धियाँ बहुत कम रहती है। अब बाकी यदि तुम लोकल वगैरह जो लेते हो जो एकदम चीप में पड़ता है तो समझ जाना कि उसके अंदर अशुद्धियाँ कौन सी है ज्यादा है, तो फिर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि समुद्री जल में जो होता है आप स्वाद का पता कभी उसका टेस्ट उसका किए है कि नहीं किए हैं, तो आप घर पे भी उसका टेस्ट का अनुमान कर सकते हो, फील कर सकते हो। आप 1 लीटर पानी ले लो, कितना, और उसमें 250 ग्राम नमक डाल दो और उसका स्वाद चखो। अब सोच लो उसका स्वाद कैसा होगा, सेम उतना उसी तरह का स्वाद जो होता है ना समुद्र के पानी का होता है। क्योंकि समुद्र के पानी 1 लीटर पानी निकालोगे ना तो उसमें से लगभग 250-300 ग्राम जो है ना 200 ग्राम के आसपास में नमक क्या हो जाता है निकल जाता है। तो सोचो कितना नमकीन होता है वो, कितना नमकीन होता है। इसीलिए समुद्र के पानी पी करके आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिंदा। तो समुद्र के किनारे रहते हुए भी लोगों को पानी का बहुत दिक्कत होता है, पानी का बहुत दिक्कत, वो भी जो है बारिश वगैरह के पानी पर या जो भी है मतलब समुद्र के पानी पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं पी सकते हो। अच्छा ये हो गया सेंधा नमक, क्या हो गया सेंधा नमक। तो सेंधा नमक होता क्या चीज है कि सपोज मान लो कि आपका ये समुद्र हो गया, ये समुद्र का तट हो गया, ये वाला समुद्र ऐसे इसके बीच में जो है ना इसके बीच में ऐसे समुद्र जो है पानी ऐसे ऐसे पानी। तो होता क्या चीज है, होता क्या चीज है कि कोई जरूर नहीं है कि इसका समुद्र में तो किनारे एक होता नहीं है, जानते हैं है कि नहीं, कुछ इस तरह से होता है। तो मान लो कि समुद्र जो का पानी का बहाव जो है ना कुछ इस तरह का है, 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 कुछ इस तरह का है। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि परिवर्तन होते रहता है। आप देखते हो ना गांव की नदी कभी ऐसे बहती है कि नहीं, और कभी जो है पता चलता है कि इतना क्षारण छोड़ देती है और यहाँ से बहाना कौन सी हो जाती है चालू हो जाती है, और इसको छोड़ देती है जिसको हम क्षारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षारण, और यहाँ से बहाना चालू हो जाती है इसको छोड़। वैसे ही समुद्र भी होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि पहले यहाँ से इतना दूर तक पानी उसका फैला हुआ रहता था, लेकिन किसी कारण से अब यहाँ तक ये वाला जो है ना यहाँ से पानी हट करके यहाँ तक का जो है ना यहाँ तक पानी आ रहा है उसका, इधर जो है ना क्षारण हो गया उसका, ठीक है। अब क्षारण होता है गड्ढा टाइप का बन गया, अब इसमें पानी स्टोर हो गया समुद्र का, अब स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद से क्या होता है कि अब धूप वगैरह पड़ता है, तो धूप पड़ता है तो उसके पानी क्या होता है भाप बन करके उड़ जाते हैं, तो नमक तो इसी में रह जाएगा। और धूल कण इसके ऊपर पड़ते रहते हैं, पानी जो बालू का जो रेत होता है ना हवा ववा चलता है तो बालू का रेत जो होता है अब नमक तो सूख जाएगा और बालू का रेत आकर के इसके ऊपर चढ़ते जाएगा, एक ऐसा स्थिति आता है कि एक चट्टान के जैसा बन जाता है, किसके जैसा बन जाता है चट्टान के जैसा बन जाता है। तो उस चट्टान में क्या रहता है नमक का अंश रहता है और रेत के कण रहते हैं, बालू के कण रहते हैं, मिट्टी के कण रहते हैं। तो जिसके चलते ये किस कलर का हो जाता है लाल भूरा कलर का हो जाता है। और उसी नमक को जो है ना फोड़ फोड़ करके तोड़ करके, चूंकि अब ये तो ठोस के रूप में पहाड़ के जैसा हो जाता है, और इसी को तोड़ करके लाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंधा नमक बोलते हैं। तो सेंधा नमक कौन सी है, नमक
अब प्लस अशुद्धियों का कौन सी है, मिश्रण है। अशुद्धि में मुख्यतः क्या रहता है, उसमें बालू के कण रहते हैं, धूल कण, मिट्टी वगैरह इसके साथ मिले हुए रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि नमक का यूज हम लोग, नमक से हमें एक्चुअली हमारे शरीर के लिए नमक की जरूरत क्यों है, हमें नमक की जरूरत क्यों है, क्या स्वाद के लिए सिर्फ हम लोग नमक लेते हैं या उसके पीछे कुछ और लॉजिक है, कुछ और रीजन है। इसके पीछे देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, इसके पीछे ये मुख्यतः जो है ना, ये रीजन है, ये वाला। यह तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली मांसपेशियों की गति आमाशय में उपस्थित HCl के उत्पादन में सहायता करता है। NaCl से तो और सारा प्रोडक्ट हम बनाते ही हैं जो आम लाइफ में बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर की इसकी बहुत जरूरी है। जैसे ये तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखते होइएगा, उपवास वगैरह रहते हैं, आप नमक 6 दिन 7 दिन छोड़ देते हैं तो बॉडी में झंझनाहट टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी को वीक कर दिया, मतलब सही तरह से हमारा मांसपेशियां काम नहीं करता है, सही तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, सही तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। क्या हो गया, हमारे बॉडी का अंदर जो है ना मांस को निकाल दिया जाए, इसी तरह का जो है ना, इसी तरह का ये नसों का, ये जो देख रहे हो जाल, जितना देख रहे हो ना सब नसों का जाल है। तो हड्डी है, ये नसों का जाल है। तो ये नसें और ये हड्डियां मिल करके ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, जो हम बायो में आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। तो जो हम नमक यूज करते हैं ना, इस नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वो उत्तरदायी होता है। कौन, नमक। नमक नहीं लेंगे तो हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है ना सही से काम नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रेन, तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह का नसों का जाल होता है आपके बॉडी के अंदर। यही सब नस जो होती है ना, हमें काम हर मतलब हमारे पूरे बॉडी पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, क्या करना है, कैसे करना है, सब यही सब कंट्रोल करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। उसके अलावा मांसपेशी है, कौन सी, देखो बॉडी बिल्डर है, नमक छोड़ देते बॉडी बिल्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मांसपेशियां जो होता है, ये मांसपेशियां जो होती है, ये मांसपेशियां जो होता है, ये सही तरह से एक्टिव रहे, इसके लिए भी हमें नमक की जरूरत है। इसीलिए उपवास में नमक छोड़ देते तो हमारा झंझनाहट उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, झंझनाहट। दूसरी चीज कि हमें पाचन के लिए भोजन, जैसे अमाशय बताए थे आप लोगों को, तो अमाशय में जब हमारे भोजन जब पेट में जाता है अमाशय में, तो वहां पर HCl होता है। HCl का काम कौन सी होता है, कीटाणुओं को नष्ट करना और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ताकि एंजाइम वगैरह उत्पन्न होकर के ये एंजाइम अपना काम कर सके। तो HCl के लिए भी नमक चाहिए, नमक से ही वो HCl उत्पन्न होता है। अब बताओ, नमक नहीं खाएंगे तो हमारे पेट में HCl कहाँ से उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो फिर हम जो खाना खाएंगे उसको पचाने में सहायता कौन करेगा, बैक्टीरिया को कौन मारेगा। तो नमक कौन सी है, अनिवार्य है, लेकिन ज्यादा नहीं। कितना, 10 ग्राम पर डे। इसीलिए इसीलिए इतना इतना नमक लेकर के जानवरों को जैसा, माल जाल के जैसा मत खाइएगा, जितना कम हो सके, जितना कम हो सके। 10 ग्राम बहुत कम मात्रा होता है। अब पूरा दिन हम लोग खाना वगैरह कुछ खाते रहते हैं, तो जितना कम हो सके उतना कम नमक आप खाइए। ठीक है, नमक का और भी काम होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो होता है ना गैप होता है, और उस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। तो वहां भी हमें मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं जो होता है, नमक में जो सोडियम होता है ना, उसका अहम भूमिका होता है। तो वहां भी उसकी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम बायो पढ़ाएंगे तो आप डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं कि नमक से वो कौन कौन सी कच्चा सामग्री बनाया जाता है। तो नमक से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक साधारण नमक से देखो क्या क्या चीज बनाया जाता है। तो पहला जो प्रोडक्ट है ना, वो है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नमक से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, नमक से ही बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा इसको बोला जाता है। अरे सर में
जिसको पहले कपड़ा वगैरह धोने में हम यूज करते थे। कपड़ा धोने में सोडा का नाम से फेमस है कि नहीं। तो पहले पौष्टिक सोडा का यूज हम कहाँ पर करते थे, कपड़ा धोने में। अब तो बहुत सारा जगह पे इसका यूज करते हैं। तो देखो एक्चुअली ये कैसे बनाया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछेगा कि NaOH कैसे बनाया जाता है। तो देखो NaOH बनाने के लिए, पौष्टिक सोडा को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, नमक ले लेते हैं और नमक में पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नमक का जलीय विलयन हो गया। तो उसी को ना कहेंगे NaCl और H2O, नहीं तो NaCl और H2O मतलब नमक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा तीन चीजें बनता है। नमक के जलीय विलयन मतलब नमक को पानी में घोल दो, उसमें विद्युत सप्लाई करो। क्या सप्लाई करो, यहाँ पर हाँ ये हो गया आपका नमक का जलीय विलयन। इसमें विद्युत सप्लाई किया जाए तो विद्युत सप्लाई करते हैं तो वहां पर तीन प्रोडक्ट बनता है और तीनों प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो बनेगा NaOH, दूसरा बनेगा क्लोरीन गैस और तीसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम NaOH क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा सप्लाई करने से क्या बनता है, NaOH। और इसके अलावा दो प्रोडक्ट कौन बनता है, क्लोरीन और H2, क्लोरीन और H2। तो ये क्षार है, कौन सी है, ये क्षार है और इसमें क्लोरीन बनता है। इसीलिए इस अपक्रिया को हम क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अपक्रिया, क्लोर, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बन रहा है, ये क्षार है। इसीलिए इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया भी बोलते हैं। याद रहेगा, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से NaOH, Cl2 और H2 बनता है। तो चूंकि इसमें NaOH क्षार है और Cl2 कौन सी है, क्लोरीन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। याद रहेगा। अब इसको कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखो, ये नमक का जलीय विलयन हो गया, इसमें दो एनोड होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड होता है। एक को बोलता है एनोड और दूसरे को बोलता है कैथोड। एनोड पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, बैटरी का दो सिरा देखे हो ना, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। तो एनोड इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो जब विद्युत सप्लाई करते हैं NaCl H2O के जलीय विलयन में, जब हम विद्युत सप्लाई करते हैं, क्या सप्लाई करते हैं, विद्युत। जब यहाँ पर देखो ये सर्किट हो गया, यहाँ पर ये बैटरी हो गया या सेल हो गया। अब हम करंट सप्लाई करेंगे तो होगा कौन सी कि H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। देखो यहाँ पर इसमें होगा कौन सी कि Na, विद्युत सप्लाई करोगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, और जल जो है H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। आ रहा समझ में। अब इसमें कौन सी होगा, ध्यान से देखो कि H प्लस जो होगा, H प्लस आकर के, चूंकि ये माइनस होता है, H प्लस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से आपका NaOH कौन सी, Na, देखो ये H प्लस ये Cl माइनस, H प्लस जो होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा कैथोड पर, फिर प्लस माइनस एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, और Cl माइनस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों रिएक्ट करके ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये बन जाएगा NaOH, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लेंगे और यहाँ से क्लोरीन गैस को स्टोर कर लेंगे और NaOH इसके अंदर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, NaOH इसके अंदर रह जाएगा। यहाँ से हम NaOH को स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा तीनों प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बन जाता है, तीनों प्रोडक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि तीनों प्रोडक्ट का यूज जो होता है ना, कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान से देखो, NaOH का उपयोग मुख्यतः धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातु हो गया, जैसे आप लोग बॉल बेरिंग वगैरह देखते हुए खरीदते हुएगा तो
ये धातु हो गया, मेटल्स का ये बना होता है। बेरिंग देखते हो ना इस तरह का। अच्छा, ये सब बेरिंग हो गया, ये सब बेरिंग हो गया आपका। अच्छा, तो इसमें क्या किया जाता है कि ग्रीज लगा दिया जाता है ताकि हाँ, इसके ऊपर इसका संक्षारण नहीं हो, इसके ऊपर जंग नहीं लगे, जंग नहीं लगे। इसीलिए आप देखिएगा कि कहीं भी बेरिंग वगैरह कुछ नया चीज खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है ना ग्रीस या कुछ ऑयल टाइप का हल्का सा लगा हुआ रहता है, और इस तरह से पैकिंग वगैरह रहता है वो। तो ये ग्रीज है, ये वाला डिब्बे में ग्रीज मिलता है, और इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है इस तरह से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से। इसलिए लगा दिया जाता है कि इसको मान लो कहीं दुकान में बहुत दिन तक पड़ा रह गया, तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। अब जरूरत है इसको हटाने का। अब इसको कौन सी है, मान लो कि बहुत ज्यादा हो गया, मशीन चल रहा है, अब मान लो हमने यूज किया, तो उसमें ग्रीज वगैरह पहले से कुछ ज्यादा हम लोग लगा देते हैं, जो ऐसे 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 घूमने वाला रहता है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स कौन सी हो जाए, कम हो जाए। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग ग्रीज ऑयल वगैरह भी क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि ग्रीज को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, जरूरत पड़ेगा इसको साफ करने का, तो कैसे हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, याद रहेगा। दूसरा, साबुन अपमार्जक कागज वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं। साबुन तो जानते ही हैं, अपमार्जक डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट तो सब कुछ सुना है, डेली प्रचार में आता है, टीवी वगैरह देखते हैं तो। नहीं, कागज तो आप विद्यार्थी हैं तो कागज तो आप ऐसे भी बचपन से ही देख रहे हैं। तो ये तीनों चीजों का निर्माण किसका यूज होता है, NaOH, NaOH। अब हम बात करते हैं Cl2, क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, क्लोरीन जो होता है ना रोगाणुनाशक होता है, क्लोरीन जो होता है ना वो रोगाणुनाशक होता है। तो एक्चुअली क्लोरीन गैस है, लेकिन उस गैस को हम लोग टेबलेट के फॉर्म में भी है कि नहीं, कुछ चीजों मिला करके उसका टेबलेट के फॉर्म में भी उनको उसका यूज करते हैं, कहीं कहीं स्प्रे के रूप में भी उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो इस पहला इसका यूज जो है ना जल के रोगाणुओं को नष्ट करने में, क्योंकि ये रोगाणुनाशक है। तो जल में यदि किसी तरह का बैक्टीरिया हो गया, यदि उसको आपको साफ करना है, तो उसके अंदर हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन गैस का आप देख रहे हैं, ये वाला क्लोरीन गैस की टिकिया है, कौन सी है, टेबलेट है, कौन सी है, ये टेबलेट है। तो जहाँ यदि ऐसा लगे कि पानी में जो है मतलब किस तरह का हानिकारक कीटाणु है, इस गोली को हम उसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो रोगाणु को, कीटाणुओं को, हानिकारक कीटाणु क्या करता है, वो मार देता है। क्या करता है, एक तो हो गया कि जल के रोगाणु को क्या करने में, नष्ट करने में। दूसरा हो गया विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। आगे हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है डिटेल्स में बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है क्लोरीन गैस का, ये क्लोरीन गैस जो है ना ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। उसके बाद CFC क्लोरोफॉर्म, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे फ्रिज वगैरह में जो यूज होता है गैस है ना, वो क्या होता है, CFC होता है। तो CFC बनाने में भी क्लोरीन गैस का क्या होता है, यूज होता है। जो फ्रिज वगैरह में यूज होता है गैस, वो कौन सा गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो इसको भी बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना बेहोशी करने में इसका यूज होता है। एक ऐसा एक केमिकल है जिससे आदमी बेहोश हो सकता है। तो पहले जब हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था ना, तो ऑपरेशन वगैरह होता था, तो लोगों को इसी क्लोरोफॉर्म को सुंघा करके अब बेहोश कर दिया जाता था, फिर ऑपरेशन किया जाता था। या ट्रेन वगैरह में अभी पॉकेट मार वगैरह जो है ना, इसका यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। आप सुनते होइएगा कि फलाना आदमी यहाँ से आ रहा था है कि नहीं, और उसको जो है बेहोश करके और नशा दे करके बेहोश करके और उसका सारा सामान जो है लेकर के भाग गया। तो क्या करता है, ये क्लोरोफॉर्म रखे रखे रहता है, आपसे बातचीत करेगा, और कुछ चीजें जो होता है वो खाने में मिला देता है नशा। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, वो एक तरह का गैस होता है, वो रखे रहता है, रुमाल वगैरह में लगा लेगा और आपके नजदीक ऐसे कर देगा, और बस आप आपके अंदर जाएगा, आप बेहोश हो जाइएगा। और क्योंकि आपसे वो बातचीत करते रहता है, तो सामने वाले को लगता है कि इसी का कुछ रिलेटिव है, तो इन्हें इतना घुल मिल गया है। तो सबसे पहले आपसे घुल मिल करेगा, ताकि अगल बगल वाले को पता चल जाए कि वो आपका ही कोई सगे संबंधी है या आपका कोई जान पहचान वाला है। जब आप बेहोश हो जाइएगा तो आपको इलाज कराने के नाम पर लेकर कहीं जाएगा, और जाएगा वहीं से आपको क्या करेगा, सब पैसा वगैरह लेकर के आपका रफू चक्कर हो जाएगा। इसीलिए बाहर में कभी जाइए तो अनजान आदमी के साथ दोस्ती ज्यादा मत कीजिए, और दूसरी चीज की वो कुछ खिलाए पिलाए तो भी नहीं खाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कपड़े एवं कागज को विरंजित करने में, विरंजित का मतलब होता है जैसे कपड़ा वगैरह जो बनता है, तो जनरली जो होता है कपास वगैरह या और सब मटेरियल से बनता है। तो बनता है तो उसके
बहुत सारा उसके अंदर उसके ऊपर गंदगियाँ लगी रहती है, जब उसका कलर ठीक नहीं होता है, तो उसके कलर को साफ करने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। अरे सर में क्लोरीन गैस, मान लो कोई पीलापन लिए हुए रहता है, कोई कुछ रहता है, तो क्लोरीन गैस के द्वारा उसको पूरा हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर मतलब व्हाइट कर दिया जाता है। उसके बाद कलर वगैरह क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो वो हो गया विरंजन के रूप में। अच्छा, जैसे यहाँ पर देख लो आपका स्प्रे है, सब क्लोरीन गैस का है। किस चीज का है, क्लोरीन गैस का। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस जो बना, उसका यूज कहाँ पर होता है। तो आप रॉकेट देखे होइएगा, ये रॉकेट देख रहे हो ना। हाँ, ये रॉकेट आप बराबर देखे होइएगा टीवी वगैरह में लॉन्च होते हुए। इस रॉकेट के ईंधन के आखिर जाता कैसे है, इसके लिए ईंधन चाहिए। नहीं, इसके लिए भी क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो ईंधन के रूप में जो यूज किया जाता है वो है हाइड्रोजन गैस, द्रव के रूप में, द्रवित हाइड्रोजन गैस। वही जो होता है ना, रॉकेट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सोचो एक नमक से कितना प्रोडक्ट बना, 3 NaOH, इतना काम उसका पड़ रहा है। उसके बाद से क्लोरीन गैस, इतना काम उसका पड़ रहा है। और हाइड्रोजन गैस, इतना काम पड़ रहा है। नहीं, तो इस तरह से एक नमक से इतना सारा प्रोडक्ट, अभी और भी बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो नमक से फिलहाल आप एक 3 प्रोडक्ट बनाए जिसका आपने यूज क्या किया, देख लिया, जिसका यूज आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl। देखो यहाँ पर सूत्र है उसका, 2 सूत्र होता है उसका, एक ये वाला और एक ये वाला भी होता है, CaOCl2, या इसी को CaOCl भी कहा जाता है। इसके कितने नाम से इसको जाना जाता है, 2 नाम से तो फेमस है, या तो ब्लीचिंग पाउडर और नहीं तो विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर और नहीं तो विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या होगा, CaOCl2 या CaOClCl। ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन है निम्नलिखित में, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद रखना, या तो ये देगा और नहीं तो ये देगा। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ जाए कि विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन है, या रासायनिक सूत्र क्या है, या रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका। तो रासायनिक नाम क्या याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका हो गया रासायनिक नाम हो गया। अब ये बनाया कैसे जाता है, इसको भी बनाने के लिए जो क्लोरीन गैस अभी नमक से हम लोग बनाए थे, तो क्लोरीन गैस अपने पास होता है। ठीक है। अच्छा, बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र क्या होता है, CaOH। तो बुझे हुए चूने के ऊपर उस क्लोरीन गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित। जैसे मान लो कि इसमें हमने बुझा हुआ चूना, ये अपने पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने बुझा हुआ चूना को डाल दिया, बुझा हुआ चूना, समझ में आ रहा है ना। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। कौन सा गैस को, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस को इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और इसको गर्म करते हैं, ऐसे नहीं, इसको गर्म भी करना पड़ेगा। इसको गर्म करते हैं कितना टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सी, या केल्विन में 313। 40 डिग्री सी कितने केल्विन के बराबर होता है, 313। ठीक है। तो दोनों दे सकता है एग्जाम में कि कितने डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, तो 40 डिग्री सी भी दे सकता है, 313 डिग्री। यदि ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका ब्लीचिंग पाउडर नहीं बने। इसी के आसपास आपको रहना, इसी के आसपास। तो बुझे हुए चूने को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस स्थिति में हमारा बन जाता है विरंजक चूर्ण, और ये प्रोडक्ट क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है, याद रहेगा। तो क्या बनता है, जल। ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का, देखो ना जल बना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लवण हो गया। क्या हो गया, ये भी एक तरह का साल्ट हो गया, ये भी कौन सी हो गया, साल्ट हो गया, ये भी कौन सी हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अब बताओ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है।
कितने डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री। तो बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? रिडक्शन बनता है। और इसका सूत्र हो गया ये वाला, ये आपका रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखो पहले इसके बारे में फुट पट्टी। यह हल्का पीलापन के साथ सफेद चूर्ण है, ये सफेद चूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर तो आप देखो येगा नहीं, कम से कम न तो वो ला करके आपको वार्ड वाला जरूर देता होगा घर पे अपने ये करने के लिए, ठीक है। और इसमें Cl2 जैसी गंध होती है, इसमें Cl2 जैसी क्या होती है, गंध होती है। ये अस्थायी यौगिक है, अस्थायी नहीं है। मतलब इसको खुला में छोड़ दोगे ना, इससे Cl2 गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फिर इसमें न तो स्मेल रहेगा और न तो परफेक्ट ब्लीचिंग पाउडर के जैसा यूज जो काम करना चाहिए वैसा ही क्या करेगा, काम करेगा, वैसा काम करेगा। ये देखो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, कुछ इस टाइप का होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो देखो कपड़े में भी यूज होता है, फर्श को साफ करने में होता है, बहुत जगह इसका क्या होता है, यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का बहुत जगह यूज होता है। जैसा कि यहाँ पर लॉन्ड्री में विरंजन के लिए, लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा देते हैं, क्यों देते हैं, दाग वगैरह लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए। तो दाग साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। तो वही कह रहा है लॉन्ड्री में विरंजन के, विरंजन का मतलब दाग वगैरह या जो भी कलर है छुड़ाना है कि नहीं, या कलर छुड़ा करके दूसरा कलर कुछ डालना है, तो फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा कीटाणुनाशक के रूप में पानी वगैरह में अक्सर देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग डालते हुए नहीं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं। जल को शुद्ध करने में, जल को क्या करने में, शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में, जो क्लोरोफॉर्म हम बताया ना, उसके निर्माण में भी हम किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। तो इतना सारा यूज है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का, किसका, ब्लीचिंग